नमस्कार। एलएलबी थर्ड ईयर के पेपर आर्बिट्रेशन के लिए हम आज अध्ययन करेंगे। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से मैं डॉक्टर पूजा छिंपा। आज हम आर्बिट्रेशन का सेक्शन 8 पढ़ेंगे, जिसमें है माध्यस्थम को निर्देश करने की शक्ति, यानी आर्बिट्रेशन के लिए रेफरेंस करने की न्यायिक प्राधिकारी की क्या शक्तियां हैं और इसके लिए क्या शर्तें हैं, वो भी हम साथ में देखेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 8 को अच्छे से देख लेते हैं। सेक्शन 8 का हेडिंग है कि पक्षकारों को आर्बिट्रेशन के लिए रेफरेंस करने की शक्ति, जहां एक आर्बिट्रल एग्रीमेंट हो रखा हो, यानी आर्बिट्रल एग्रीमेंट हो उस कार्रवाई में एक न्यायिक प्राधिकारी आर्बिट्रेशन के लिए निर्देशित कर सकता है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि एक न्यायिक अधिकारी जिसके समक्ष एक ऐसे मामले में कार्यवाही विचाराधीन है या लंबित है या संस्थित की गई है जो कि आर्बिट्रल एग्रीमेंट का सब्जेक्ट है, यानी जो मध्यस्थ करार का विषय है, यदि विवाद के सार पर प्रथम कथन कहने से पहले यदि पक्षकार आवेदन करते हैं तो पक्षकारों को मध्यस्थम को निर्देशित करेगा। यानी कि इसको हम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि एक न्यायिक प्राधिकारी जिसके समक्ष कोई कार्रवाई चल रही है और जो कार्रवाई चल रही है उसके संबंध में मध्यस्थम करार हो रखा है, तो उसमें अगर पक्षकार आवेदन करते हैं तो वह उस विषय के विवाद को मध्यस्थ को देने को रेफर कर सकता है, निर्देशित कर सकता है। फिर ये सेक्शन आगे कहती है कि जो ये पक्षकार आवेदन करते हैं उस आवेदन पर न्यायिक प्राधिकारी तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि मूल मध्यस्थम करार अथवा समुचित रूप से प्रमाणित उसकी प्रतिलिपि संलग्न न कर दी गई हो, यानी कि मूल आर्बिट्रल एग्रीमेंट या फिर उसकी समुचित प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में पेश की जानी जरूरी है। यह सेक्शन आगे यह कहता है कि चाहे आवेदन पक्षकारों द्वारा कर दिया गया हो और चाहे न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष विवाद्यक विचाराधीन है, फिर भी मध्यस्थ प्रारंभ हो सकेगा, जारी रह सकेगा और मध्यस्थम पंचाट निर्मित किया जा सकेगा। अब इस सेक्शन को हम और अच्छे से समझने के लिए इसके कुछ भाग करते हैं, जिसको हम कहेंगे कि निर्देश की शर्तें क्या होगी। मतलब न्यायालय अगर निर्देश देगा तो उससे पहले क्या कंडीशंस पूरी होनी आवश्यक है। तो इसमें पी आनंद गजपति का एक केस है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कंडीशंस ऑफ रेफरेंस कुछ पॉइंट्स कोट किए हैं कि ये कंडीशंस पूरी होनी ज़रूरी है, उसके बाद ही न्यायिक प्राधिकारी किसी भी विवाद को मध्यस्थ को रेफर कर सकता है। तो ये सेक्शन 8 जो हमने देखा है, सेक्शन 8 का 8(1) और 8(2) उन सब को मिला के ये शर्तें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पक्षकारों में मध्यस्थम करार होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किया जाएगा तो वह देखेगा कि क्या मध्यस्थम करार हो रखा है। अगर हो रखा है मध्यस्थम करार तो ही वह मध्यस्थम को सौंप सकता है, और यह निर्देश के लिए एक पूर्वभावी शर्त होगी, यानी कि पहले ये शर्त पूरी होनी ज़रूरी है।
तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या न्यायिक कार्यवाही जब प्रारंभ होती है उससे पहले ही आर्बिट्रल एग्रीमेंट किया जाना ज़रूरी है या उसके बाद भी कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर ये है कि बिल्कुल यह ज़रूरी नहीं है कि न्यायालय में कार्यवाही करने से पहले मध्यस्थम करार अस्तित्व में हो। मध्यस्थम करार न्यायालय की कार्यवाही लंबित रहते हुए भी किया जा सकता है। मतलब विवाद चल रहा है, न्यायालय में कार्रवाई चल रही है और उसके बाद भी वे करार कर सकते हैं कि हम मध्यस्थ को देंगे। फिर सेकंड नंबर पॉइंट आता है कि कार्यवाही का लंबन हो, यानी पेंडिंग ऑफ एक्शन। न्यायिक प्राधिकारी या न्यायालय तभी विवाद को मध्यस्थ को सुपुर्द कर सकता है जब न्यायालय के समक्ष वह कार्रवाई लंबित हो, मात्र तभी। और न्यायालय में कार्रवाई लंबित होगी और फिर पक्षकार आवेदन करेंगे, फिर न्यायालय को निर्देश करने का क्षेत्राधिकार होगा। अगर कार्रवाई लंबित नहीं है तो न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है कि वह रेफर करे मामले को। नेक्स्ट हम कंडीशन देखते हैं कि जो न्यायिक कार्रवाई चल रही है और मध्यस्थम करार है उसकी विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, विषय वस्तु में समानता होनी चाहिए। यानी कि न्यायिक प्राधिकारी जिस विषय वस्तु पे काम कर रहा है, विवाद निपटाने की कोशिश कर रहा है, उसी विवाद को लेके ही मध्यस्थम करार होना चाहिए। तो दोनों का विषय वस्तु एक ही होनी चाहिए, तभी वह मध्यस्थम को न्यायालय सौंप सकता है। फिर नेक्स्ट कंडीशन है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि पक्षकार द्वारा आवेदन होना। तो इसमें यह है कि पक्षकार सबसे पहले आवेदन करेंगे तभी रेफर किया जाएगा। न्यायिक प्राधिकारी स्वयं अपने आप से यानी कि सुओ मोटो कार्यवाही नहीं करेगा खुद से, चाहे करार हो रखा हो या न हो रखा हो। मतलब करार हो रखा है तो भी वह सुओ मोटो कार्रवाई नहीं कर सकता। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हमारे सामने ये रोज रेज होता है कि आवेदन से पहले जो एक पक्षकार आवेदन करता है तो क्या दूसरे पक्षकार की सहमति लेना आवश्यक होगा? तो इसका आंसर होगा कि सेक्शन 8 में कहीं पे भी दूसरे पक्षकार की लिखित सहमति लेना आवश्यक होना नहीं बताया गया है, यानी कि दूसरे पक्षकार की सहमति होना आवश्यक नहीं है। इस पॉइंट के साथ ही एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि जो आवेदन किया गया है, अभी हम पॉइंट कर रहे हैं कि आवेदन करना आवश्यक है, तो ये जो आवेदन किया जाएगा वह सार पर प्रथम कथन प्रस्तुत करने के पहले किया जाएगा। और अगर प्रतिवादी ये कहे आवेदन करता है कि विवाद को मध्यस्थम को दे दिया जाए, तो उसका प्रथम कथन कौन सा होगा? तो उसका प्रथम कथन होगा उसका लिखित कथन, यानी रिटन स्टेटमेंट। यानी रिटन स्टेटमेंट करने से पहले वह आवेदन करे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पक्षकार समान हो, यानी कि न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष जो कार्यवाही चल रही है उसकी पार्टीज और मध्यस्थम करार के पक्षकार उसकी पार्टीज दोनों समान होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये दोनों समान होंगे तभी कार्रवाई हो पाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं मध्यस्थम अधिकरण की अधिकारिता। मतलब ये है कि मध्यस्थम अधिकरण को उसका जुरिस्डिक्शन होना ही चाहिए उस मामले पर सुनवाई का। यानी कई मामले ऐसे होते हैं जो केवल और केवल न्यायालय द्वारा ही निश्चित किए जा सकते हैं, उन्हें मध्यस्थम को निर्देशित नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायिक प्राधिकारी रेफर करते समय यह देखेगा कि क्या मामला ऐसा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को वह मामला सुपुर्द किया जा सकता है।
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि आवेदन पत्र के साथ मध्यस्थम करार की प्रति होना आवश्यक है। तो इसमें हम देखेंगे कि पूरे मध्यस्थम करार की प्रति लगाई जानी चाहिए, और अगर मूल प्रति नहीं है तो समुचित रूप से सत्यापित प्रमाणित प्रति होना आवश्यक है। इसमें एक पॉइंट और ऐड करती हूँ मैं, यह है कि आवेदनकर्ता मध्यस्थम के लिए इच्छुक और तैयार होने चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके साथ में एक और चीज़ आपको समझाना चाहूँगी। जो इसमें वर्ड यूज़ किया गया है न्यायिक प्राधिकारी, जुडिशियल अथॉरिटी, इसमें क्या क्या शामिल है? तो जुडिशियल अथॉरिटी सिर्फ न्यायालय तक ही सीमित नहीं है। इसमें सभी न्यायालय सम्मिलित हैं, जिसमें कि अपीलीय न्यायालय भी आता है, और इसमें जिले का मुख्य सिविल न्यायालय, अपील न्यायालय या मुख्य सिविल न्यायालय से निम्न श्रेणी के न्यायालय भी शामिल है। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन इसमें राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट शामिल नहीं है। थैंक यू।